नमस्कार भाई सभी को। आज जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं भी, आज हम आर्थिक सुधार पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में आर्थिक सुधार। भारत में आर्थिक सुधार में बातें नहीं भी। आर्थिक सुधार क्या होते हैं, क्या इनका मीनिंग है, कल मैंने तुम्हें बताया था कुछ भी। इससे सीमित साधनों से साधनों से सीमित साधनों से अधिकतम लाभ कमाना भी। बातें नहीं भी। कमाना भी। जो आर्थिक सुधार होते हैं, जैसे उत्पादकता में वृद्धि करनी, निवेश में वृद्धि करनी, इन सभी में वृद्धि। जो आर्थिक सुधारों का मतलब है भी चेंज करना, चाहे वह उद्योग हो चाहे कृषि हो, उनमें हमारे पास सीमित साधन है, उनसे क्या लेना, हमें अधिक से अधिक लाभ लेना है। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया भी 1991 में जो आर्थिक सुधार प्रमुख जो हुए थे, प्रमुख जो आर्थिक सुधार हुए थे वो 1991 में हुए। उसमें उससे पहले अगर हम करें तो योजना आयोग आया। इसके बाद हम योजना आयोग करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 1991 के आर्थिक सुधार। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 91 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, जिसमें मैंने तुम्हें कल बताया था भी 1991 में कई बार एग्जाम में पूछा गया भी 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए, उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के प्रधान कौन थे भी? नरसिम्हा राव थे भी। पीएम लिख लेना भी, ध्यान रहे। और उस टाइम अगर वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री कौन थे भी? अगर 1991 में वित्त मंत्री कौन थे भी? डॉक्टर है डॉक्टर है मनमोहन सिंह भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो क्या रह चुके हैं अभी? क्या ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो 2004 से लेके ये 14 तक रहे थे। और क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये 14वें नंबर के रहे हैं, और गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के कौन से नंबर के रहे हैं? 15वें नंबर के रहे हैं। क्लियर? इस टाइम जो आर्थिक सुधार में सबसे ज्यादा चेंज किए थे वो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने किए थे। जो नरसिम्हा राव ने किया, पहले वो लिख लो। नरसिम्हा राव जो है, इन्होंने बैंकिंग में सुधार किया। सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया? बैंकिंग में सुधार किया। बैंकिंग में बैंकिंग में जो सुधार किया था वो किसने किया था? नरसिम्हा राव ने किया था। किसने किया था? नरसिम्हा राव ने किया। जैसे कल मैंने टॉपिक करवाया था भी आरबीआई का, कोई बात नहीं, मैं आगे दोबारा करवा दूंगी भी। जितने भी बैंक में जो रेटें थी पहले, और उनमें जो काफी बढ़ावा दिया। जो आरबीआई करता है भी मौद्रिक नीति को कंट्रोल, जो पैसे का लेन देन होता है, जो पैसे चलता है हमारे, जो उसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। जो आरबीआई करता है, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। तो उसमें जो दरें थी ना, बैंक दर, जैसे मैंने कल तुम्हें बताया, बीच में मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी भी, क्योंकि उन चीजों को समझना जरूरी है। लिखना नहीं है, ये हम कभी बात में करेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए भी किन को कंट्रोल करता है। जैसे आरबीआई है, ये सीआरआर, जिसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, एसएलआर, आरआर, ट्रिपल आर। लिखना नहीं है तुम्हें, ये मैं बाद में तुम्हें करवाऊंगी। कल मैंने कुछ बच्चों को करवा दिया था ये टॉपिक। बी आर,
इन ये दरें होती है, बैंक दर, पैसे को कंट्रोल करना, ये क्या होती है, दरें होती है। किनको कंट्रोल करना, पैसे को, जिसमें असल CRR है जो क्या रखता है, कोई बैंक पैसे लेने जाता है, मान लो 100 रुपए लेने गए, SBI बैंक को साथ ले लेते हैं। SBI बैंक किनसे उधार लेता है, पैसे किनसे लेता है, RBI से लेता है। मान लो SBI ने 100 रुपए लिए, SBI बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेता है, कितने भी, 100 रुपए, मान लो 100 रुपए लेता है, तो RBI कहता है भी 100 के 100 आपको पूरे पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसमें से कुछ रेट है भी, इस रेट के हिसाब से RBI की आपको 100 में से कुछ है कंडीशन होती है भी, जैसे रेट इसकी रेट होती है 0 से 15% के बीच CRR रखा जाता है। जो CRR है, केस रिजर्व रेशियो, जो RBI अपने पास रखता है, किसी बैंक को उधार देता है उनमें से, तो उसको बोलते हैं CRR। जो ये रेट है वो 0 से 15% होती है। तो इसमें जो ये रेट लगभग जो 4.5% है वर्तमान में, परंतु 1991 की बात कर रही हूँ, वहां लेके जाना इस बात को, 1991 में ये रेट 12 से 14% के बीच रखी जाती थी। ये जो रेट है ये 12 से 14% के बीच रखी जाती थी। अब समझना ध्यान से बात क्या है, अगर जितनी रेट कम होती है ना, उतना ही पैसा लोगों के पास ज्यादा जाता है। जितनी रेट ज्यादा होती है ना, तो बैंक अपने पास 100 में से 12 या 14 के बीच, मान लो 14 रुपए बैंक अपने पास रख लेता है, 100 रुपए में से RBI। समझ में आया? 1991 की बात बता, 14 रुपए अपने पास रख लिए, फिर ये बोला गया है SBI को, जो 14 रख के कितने बच गए, 86 रुपए बच गए। फिर ये रखा गया भी SLR के रूप में, जो आरक्षित तरल लिक्विड है, वो कौन रखता है तरलता के रूप में, SBI भी उसका 86 का सारा लोगों को नहीं देगा, उसका हिस्सा कुछ अपने पास रखेगा। वो किस रूप में रखेगा, SLR के रूप में। मान लो ये इसकी रेट जो है, इसकी रेट है 0 से 40% के बीच। SLR की रेट होती है वो 0 से 40% के बीच रखना होता है। ये ओरिजिनल बता रही हूँ मैं, ये मानना नहीं है, मानना तो मैंने पैसे है, ठीक है। इसमें जो SLR की रेट होती है ना, वो कितनी रख सकता है, ये 0 से 40% के बीच में होनी चाहिए। ये अब जो रेट है ना, ये 18% के आसपास है, 18 या 16 से 18% के बीच में है। और जो पहले थी ना 91 में, तो 38% के आसपास थी। 91 की बात करें तो 91 में 100 रुपए दिए SBI को RBI ने, उसमें से 14 रुपए RBI ने रख ही लिए 100 में से, तो SBI के पास कितने पहुंचे, 86 रुपए। अब ये 38% रखी गई थी, तो उस टाइम फिर SBI ने इसमें से 38 निकाल लिए, कितने बच्चे भी, 86 में से 38 गए, कितने बच्चे, 48 बच गए। 48 जो रुपए थे, 48 रुपए जो थे वो लोगों को लोन दे रहा है। अब सपोज करें 100 रुपए में से 48 रुपए जनता के पास पहुंच रहे हैं, तो लोग उद्योग भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कहां से करेंगे। उद्योग लगाने के लिए पैसे चाहिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक तो इच्छा होनी जरूरी है कोई काम करने से पहले, दूसरा होता है भी इच्छा से काम नहीं चलता, इच्छा ही तो हमारी बहुत है, उसके लिए क्या चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो वो दोनों बातें होनी चाहिए। अगर ये रेट इतनी बढ़ा दी गई, पहले उस टाइम इतनी बढ़ी हुई थी, तो लोग उद्योग कहां से लगाएं। उससे ऊपर भी जो बाकी रेट बच गई, जैसे बैंक रेट होगी, रेपो रेट होगी, रिवर्स रेट होगी, इनकी भी जो बहुत थी। फिर बैंक रेट थी, ये 2 दरें नहीं थी भी उस टाइम, ये 2 दरें नहीं थी। पहले की बात करी मैं 91 से पहले की। 91 के बाद ये 2 दरें आई भी, रेपो रेट आई, रिवर्स रेपो रेट आई। ये होते अल्पकालीन दरें, अलग थोड़े टाइम के लिए पैसे चाहिए, जैसे 2 महीने के लिए चाहिए, महीने के लिए चाहिए, समझ लो भी ये बातें नहीं। जो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, इनको लाने का काम किया था, वो किसने किया था, नरसिम्हा राव ने किया। जो बैंकिंग सुधार में इन रेटों को जो जोड़ने का काम किया था, वो किसने किया था, नरसिम्हा राव ने। उन्होंने कहा भी लोगों के पास जब ज्यादा से ज्यादा पैसे पहुंचेंगे, तभी लोग अधिक से अधिक व्यापार उद्योग करेंगे, लगाएंगे, तभी हमारे क्या वित्तीय संकट दूर हो सकता है। अगर तुम 38% खुद ही अपने पास लेके बैठे हो, क्या 38% बैंक अपने पास रख रहा है, उसका कोई बेनिफिट आ रहा है,
कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। 38 हम मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आपने उनमें से 38 रुपए अपने घर रख लिए, बाकी इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या 38 रुपए से आपको बेनिफिट आया? कोई नहीं। तो नरसिम्हा राव ने कहा भी ये जो बैंकिंग सुधार है ये किया जाए, इन रेटों को कम किया जाए। तो ये जो अगर मैं जैसे बैंकिंग सुधार में अगर बात करती हूँ तो आपको ध्यान रखना है इन रेटों को क्या किया गया, कम कर दिया गया। फिर इसको जो CRR है ना, ये 4.5% के आसपास ही रहती है। अभी कभी ये 4.75 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है, कभी 25 हो जाती है। जितनी कम होगी लोगों के पास पैसा उतना अधिक जाएगा, जितनी ज्यादा होगी लोगों के पास पैसे कम जाएंगे। कंट्रोल करेगा। आगे हम मुद्रास्फीति करेंगे, उसी में यही बातें आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है जो ये दरें होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? RBI करता है। जितनी ये दरें अधिक होगी तो क्या होगा? पैसे कंट्रोल होंगे, और जितनी ये दरें कम होगी तो क्या होगा? पैसे जनता के पास, लोगों के पास बहुत ज्यादा पहुंचेगा। क्लियर है? अरे समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चलो, तो अब बैंकिंग सुधार से समझ में आया भी जो नरसिम्हा राव ने किया था वो बैंकिंग सुधार किया था। और पूछ लेता है भी नरसिम्हा राव ने कौन सी समिति दी थी? नरसिम्हा राव ने कौन सी समिति थी? बैंकिंग सुधार समिति। भी इसके पीछे समिति भी लिख सकते हो। जो कमेटी बनाई थी नरसिम्हा राव ने बैंकिंग सुधार, मैं बीच में हटा देना भी, बैंकिंग सुधार समिति किसने दी थी? नरसिम्हा राव ने दी थी। आप अलग लाइन में लिख लेना। बैंकिंग सुधार जो किए थे 1991 में, वो सबसे ज्यादा किसने किए थे? नरसिम्हा राव ने बैंकिंग में चेंज करने की रिकमेंडेशन दी थी, भी सलाह दी थी। और सुधार अगर पूछे बैंकिंग सुधार समिति किसने दी थी? नरसिम्हा राव ने दी थी। कब दी थी भैया? 91-92 में दी थी। 92 भी लिख लेना, साथ में कई बार ऑप्शन में 92 भी आता है। 91 लिख के उसके पीछे डैश डाल के 92 लिख लेना। क्लियर? भी क्लियर है? मैंने तुम्हें बताया भी हमारे देश में क्या चल रहा था उस टाइम? वित्तीय संकट चल रहा था। क्या चल रहा था? वित्तीय संकट चल रहा था। वित्तीय संकट चल रहा था तो हम किस बैंक के पास गए भी? पहले IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। हमारा देश जो प्रधानमंत्री है हमारे और जो वित्त मंत्री थे वो इनके पास जाते हैं। उनके मेंबर थे उस टाइम, रह चुके थे। कौन? मनमोहन सिंह, IMF के। तो ये जो बैंक है ये कहते हैं भी तुम्हें अपनी जो उद्योग है उनमें छूट करनी होगी, अपने जो पॉलिसी बना रखी है अपने देश के लिए उनमें छूट करनी होगी। भी उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, लोगों को उद्योग करने के लिए परमिशन ज्यादा दी जाए। ये लाइसेंस आपने लगा रखा है, छोटे मोटे उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया जाए, और बड़े उद्योगों के लिए, क्योंकि जितना बड़ा उद्योग लगाया जाएगा लाइसेंस भी उसके पैसे भी ज्यादा वसूले जाएंगे ना, तो वो उसमें छूट की जाए। ये सारा काम किसने कहा था? IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने। किसको कहा? हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को। तो उन्होंने कहा भी आपको अपने पैसे का जो मूल्य है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अवमूल्यन करना होगा। अवमूल्यन करना होगा। अपने रुपए का क्या करना होगा? अवमूल्यन करना होगा। थोड़ा सा इसका बता देती हूँ क्योंकि ये नाम आएगा तो आपको करना। अवमूल्यन का मतलब होता है दूसरे पैसे के आधार में अपने पैसे की वैल्यू कम कर देना। अवमूल्यन क्या होता है? दूसरे पैसे के आधार में, जैसे हम $1 के 85 रुपए होते हैं, मान लो आसपास ही चल रहा होगा, 85-86 के आसपास ही चल, मान लो, ठीक है। ये होता है भी अपने पैसे की वैल्यू कम करना दूसरे पैसे से, वो होता है अवमूल्यन, पैसे गिरा देना। हमारे यहाँ देश में ये नहीं, वो तो 1 रुपए में जो सामान आता है वो तो आएगा ही आएगा, परंतु दूसरी करेंसी के हिसाब से जब पैसा डाउन कर दिया जाता है कुछ पॉइंटों में, मान लो, तो अभी तक ये अवमूल्यन किया गया भारत में 3 बार किया गया। जब अवमूल्यन पढ़ेंगे ना तब इसका जिक्र करेंगे। इतना ध्यान रख लेना कि भारत का जो रुपए का अवमूल्यन किया गया वो अभी तक 3 बार किया गया है। और सबसे ज्यादा अवमूल्यन किया गया था ना वो 1991 में किया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा वित्तीय संकट उसी टाइम था। पैसे में सबसे अधिक अवमूल्यन किस टाइम में किया गया? 1991 में किया गया। इसका रीजन मैंने तुम्हें बताई दिया। देश में क्या चला था? वित्तीय संकट चला था। अवमूल्यन का फायदा भी होता है। अवमूल्यन से क्या होता है? एक तो निर्यात बढ़ते हैं। अवमूल्यन से क्या फायदा होता है? निर्यात बढ़ते हैं।
और आयात कम होते हैं। इससे क्या फायदा होता है? निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम होते हैं। अब सुन लो ये क्या कैसे होता है मैडम, वो सुनो। मान लो कोई वस्तु पहले, या तो तुम बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे बैठे जो पढ़ने वाले हैं वो उनका ध्यान है इधर, फिर फायदा ही क्या है भाई, क्यों टाइम पास कर रहे हो, बस चली जाएगी। अगर अवमूल्यन मान लो पहले $1 में, मान लो एक पेन लिया जा रहा था भारत का मान लो ये पेन है, और इसको $1 रुपए में खरीदा जा रहा था। तो जब भारत का सामान लेता है तो क्या डॉलर में लेता है? हमें क्या चाहिए? रुपया चाहिए। क्या चाहिए? रुपया चाहिए। अब $1 के बदले मान लो $1 85, पहले 80 का था, पहले $1 है 80 का था, 80 रुपए देने पड़ते थे। अब $1 85 का हो गया, पेन 80 का ही पड़ा है। हमारे भारत का पेन है ये, मैंने कहा भी भारत में तो कीमत वही रहेगी, पेन की कीमत क्या है? 80 रुपए है। 80 रुपए $1 के हिसाब से था। मान लो पहले की बात करूं भी, पहले जो $1 दे रहे थे वो 80 रुपए दे रहे थे, क्लियर है? $1 ले रहे थे तो हमारा निर्यात था, 80 रुपए मिल रहे थे, क्लियर है? $1। अब ये कह दिया गया कि पैसे की वैल्यू तोड़ दी गई, अवमूल्यन कर दिया गया हमारे रुपए का। अब $1 की कीमत 85 रुपए होगी। अब $1 की कीमत है क्या होगी? 85 रुपए होगी। अब आप कहोगे मैडम पैसे बढ़ गए, पैसे बढ़े नहीं, गिर गए, वैल्यू गिर गई। वही $1 80 में खरीदा जा रहा था, पैसे की वैल्यू थी, और वही $1 85 में खरीदा जा रहा है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और हमारे पैसे की वैल्यू कम होगी। समझ में आया? अब क्या करेगा, पहले ये पेन खरीदने के लिए यूएसए को हमें $1 देना पड़ता था, समझ में आया? अब पेन भी तो हमारे यहाँ तो 80 रुपए का ही है पेन, अब उसे $1 से कम पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या देने पड़ रहे हैं? कम। 5 रुपए बच रहे हैं, अभी देख लो इनमें। ये बात समझ में आई नहीं आई? पेन की वैल्यू हमारे तो यहाँ जो वस्तु बन रही है उसकी प्राइस सेम रहेगा, अवमूल्यन होने के बाद मुद्रा का जो मूल्य है वो कम ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। अवमूल्यन में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ध्यान रखना। अवमूल्यन में क्या हो जाता है? जो रुपए की वैल्यू मूल्य कम हो जाता है, कम हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। जब कोई भी मुद्रा का, जैसे अगर कोई भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसमें क्या हो जाता है? रुपए का मूल्य कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो कर रहा है किसी देश से डॉलर के कंपेयर में कर रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई हुई, डॉलर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। क्लियर है? समझ में आया? तो जो सबसे अधिक अवमूल्यन किया गया था वो 1991 में किया गया था, और उससे हमारा, उन्होंने अवमूल्यन करने का रीजन भी होता है अपने देश की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना भी होता है। अब निर्यात की बात आई तो सस्ता हो गया, पेन सस्ता हो गया। पहले एक, मान लो सपोज करो 10 पेन खरीदे जा रहे थे, 10 पेन खरीदे जा रहे थे, अब 11 पेन खरीद सकता है आराम से, तो हमारे निर्यात बढ़ गए। अरे ये बढ़ गए या नहीं बढ़े? तो ये हमेशा ध्यान रखना, अवमूल्यन में जो रुपया उसकी वैल्यू कम हो जाती है और हमारे निर्यात बढ़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने लगेंगे। क्लियरिटी इतनी? और आयात क्या है? वो कम हो जाते हैं। आयात क्या है? कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पैसे की क्या होगी? वैल्यू कम होगी। क्लियर में? समझ में आया? उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एलपीजी आप बहुत बार पढ़ते हो, एलपीजी में, एलपीजी है
जिनको लेके आने वाले एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है भी एलपीजी लेके आए, कौन लेके आए भी? डॉक्टर है मनमोहन सिंह लेके आए। एलपीजी, एलपीजी जिनका एल से लिबरलाइजेशन, जिसको उदारीकरण बोलते हैं, पी से है प्राइवेटलाइजेशन, जिसको निजीकरण बोलते हैं, और जी से है ग्लोबलाइजेशन, जिसको वैश्वीकरण बोलते हैं। ये तीन शब्द बहुत बार एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म ऐसे पूछा जाता है भी एलपीजी क्या है? उदारीकरण, एल से, पी से निजीकरण और जे से वैश्वीकरण। पहले इनको सुनो फिर इनको लिखना। उदारीकरण क्या था? जो यहाँ उदारीकरण था भी हमारे देश में जो मैंने कहा भी उद्योग लगाने के लिए क्या लेना चाहिए था? लाइसेंस लेने पड़ते थे, चाहे छोटा ही उद्योग क्यों लगाना ना पड़े। जैसे लघु उद्योग, स्मॉल उद्योग, छोटे उद्योग जो पढ़ते हैं ना, उसके लिए हमें पहले क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। सपोज करिए हमें कोई 1,000 का कोई धंधा शुरू करना है मान लो, और उसके लिए हमें लाइन में 2-3 दिन लगना पड़े, कह दे भी आज ये काम नहीं हुआ आपका कल होगा, तो हम क्या चाहेंगे भी इससे अच्छा है तो हम अपना ही कुछ कर ले घर में। तो लोग थक जाते थे, लाइन में खड़ा नहीं रहा जाता था, और वहां उनकी चलती थी जिनकी कुछ जान पहचान होती थी। होता तो आज भी है, परंतु आज हमारे पास कुछ, हमने संविधान का सहारा बहुत ले रखा है। मान लो अब हम पावर समझने लग गए, अब हम कोर्ट जो है, आरटीआई है, हम जानने लग गए। सोशल मीडिया इतना हो गया, हम फोटो खींच के भेज देते हैं, धंधाधोरी हो रही है। ना तो वो कर पा रहा, कर तो हम ही नहीं पा रहे कुछ काम। जैसे अब HSC की जो वैकेंसियां उलझी पड़ी है, HSC भी कंप्लीट नहीं कर रहा, धंधाधोरी भी खत्म हो रही है। मानते हैं हम भी टॉर्चर हो रहे हैं ना उसके साथ, क्योंकि आगे पेपर नहीं ले रहे। तो अब हमारे पास क्या हो, हम जानने लगे। लोग पहले इतना संविधान को जानते नहीं थे, क्योंकि एजुकेशन कम थी। जो गांव में उद्योग लगाते थे, छोटे मोटे कोई धंधा करते थे, तो उनको इसकी समस्याएं आती थी। तो उन्होंने कहा भी आप ना अपने उद्योगों में क्या कर दो? उदारीकरण कर दो, लाइसेंस पद्धति ना उसको समाप्त कर दो। जो उद्योगों के लिए है, छोटे मोटे उद्योगों के लिए है, वो लाइसेंस पद्धति समाप्त कर दो। बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस चाहे तो उनके पैसे बड़ी भरकम ली जाती थी, वो उनको छूट दे दो उनमें। क्लियर है? तो उदारीकरण में क्या बोला गया? लाइसेंस पद्धति में सुधार किया जाए, सुधार किया जाए। लघु और जो छोटे मोटे उद्योग है उनके लिए लाइसेंस पद्धति क्या कर दी जाए? समाप्त कर दी जाए। छोटे लघु उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति, मैं एलसी लिख रही हूं, लाइसेंस पद्धति समाप्त कर दी जाए, कर दी जाए, ये बोला गया। उदारीकरण होता है कि जो लाइसेंस लिए जा रहे हैं उद्योगों के द्वारा, उसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। छोटे और लघु उद्योगों के लिए जो लाइसेंस लिए जा रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और जो उद्योग है, बड़े उद्योग है, उनको उस लाइसेंस पद्धति में कुछ छूट दी जाए। मान लो उस पर जो पैसे लिए जा रहे हैं उसमें क्या किया जाए? छूट दी जाए। आपसे क्वेश्चन सीधा ही पूछेगा भी किसके तहत लाइसेंस पद्धति जो समाप्त करने की बात कही गई, किसके तहत? भी उदारीकरण में बोला गया। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद है भाई निजीकरण। उसके बाद क्या है? निजीकरण। निजीकरण, निजीकरण क्या है? ये कहता है भी निजी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट उद्योग है, उनको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। निजी कंपनियों को, निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा
दिया जाए। बढ़ावा दिया जाए। सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को, निजी कंपनियों को क्या क्या किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, जिसमें हम जैसे पढ़ते हैं भी एफडीआई हो गया, विदेशी अगर कंपनियों की बात करें, एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया। एफडीआई होता है भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी निवेश में ये होता है भी जो निवेश, मान लो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है भी, मान लो कोई यूएसए की कंपनी हमारे यहाँ कंपनी लगा ले, यूएसए की कंपनी हमारे यहाँ कोई कंपनी लगा ले। जो एफपीआई होता है ना, ये विनियोग होता है भी, जैसे मान लो पहले हमारे यहाँ रिलायंस कंपनी लगी हुई है, रिलायंस जो हमारे यहाँ है, तो उसमें जो शेयर मार्केट, मान लो जैसे शेयर होते हैं कंपनी के, तो उसमें हिस्सेदारी अपनी बढ़ा ले भी, उनमें अगर मान लो शेयर तो बिकते ही हैं कंपनियों के, तो शेयर मार्केट है जिनको सेबी कंट्रोल करता है, तो शेयर तो निकालते हैं भी जो बिकते हैं, तो उनमें अगर हिस्सेदारी को बढ़ा दिया जाए, बाहर की कंपनियों को निजीकरण किया जाए, जो सरकारी है, सरकारी भी जो जैसे मैंने आपको बताया भी, जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, कुछ बड़े उद्योग होते हैं, 91 तक चला था ना हमारी सरकार, हमारे यहाँ देश में तंत्र, वो सारा क्या था, सरकारी था। कहने को हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित थी, परंतु जो चल रहा था ना वो समाजवाद चल रहा था। 91 के बाद निजीकरण ने बहुत ज्यादा प्रवेश किया है। उसके पहले सरकार तंत्र ने अपने हाथ में ले रखे थे बड़े बड़े जितने उद्योग थे, बेनिफिट आ रहा था, सरकार क्या कर रही थी, उसको अपने आप चला रही थी। आपको पता है अभी सरकारी काम है वो कितना चलता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको गांव में जैसे देती हूँ, अब आप अभियान चलाया अभी स्कूलों में, डोर डोर जाके बच्चों से कहे भी वो दाखिला दिलाए, हर टीचर जा रहा है ना सरकारी का। अब क्या हो गया, अभी टाइम बहुत निकल चुका है, अब लोग क्या हो गए, समझदार हो। प्राइवेट सरकारी टीचर होता था वो पहले आराम से, मैंने कहा भी दूध भी लेके बच्चे लेके जा रहे थे, सर्दियों में लकड़ी और जो उपले वगैरह होते हैं वो तपने के लिए बच्चे लेके जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, पैसे आ रहे थे। प्राइवेट लोगों ने क्या किया, प्राइवेट जो स्कूल है उन्होंने अच्छी फैसिलिटी दी, अच्छी खासी पैसे ले रहे हैं बच्चों से, और जो टीचर है ना उनको 5,000 दे रहे हैं, 3 से शुरू होता है, 20 तक निपट जाते हैं लगभग, बस बहुत लेवल कहे तो 30-40, वो भी उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, मान लो 20 तक निपटा देते हैं, और उसके पीछे उस टीचर को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। बस यहाँ है, वहां चाय फ्री की मिल जाती है, प्राइवेट स्कूल में चाय फ्री की मिल जाती है, सरकारी स्कूल में चाय फ्री नहीं, सरकार चाय का खर्चा नहीं देती, सरकार कहती भी अपने घर से चाय पी के और घर जाके पी सकते। हाँ, पैसे वो अपने दें तो अगर चाय बन सकती है, उनको लाख लाख 50,000 से, सरकारी स्कूल के जो टीचर है उनकी 50,000 से किसी टीचर की सैलरी कम नहीं है। तो पहले तो वो बैठे रहे, बच्चे अब निकल लिए, अब सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं, अब टीचरों की जो पोस्ट है वो दिक्कत आ रही है, या तो किसी उसे और फील्ड में भेजे जाएंगे, जैसे अगर 1 से 5वीं क्लास का जो पीआरटी टीचर बोलते हैं, जी पीआरटी जेवीटी टीचर बोलते हैं, उनकी जो खतरे में है। बहुत सारे ऐसे, जैसे गांव में अगर बात करते हैं, ढाणियों में जो स्कूल खोले गए 1 से 5 तक, वहां नामात्र के बच्चे हैं, तो उन टीचरों की उन्होंने एस ले ली भी, पैसे इकट्ठा कर लिया। अब उनको ये बोला गया है या तो बच्चे जोड़ो, नहीं तो तुम्हें कोई और सेक्टर में भेज दिया जाएगा, और सेक्टर आपको पता है भी, अगर कलर का दे दी जाए तो मुश्किल काम होता, तभी 9 से 5 टीचर क्या करता है, 8 से 2 ड्यूटी। एक बार हमें, अब आप पे मान लो शरीर को आरामदायक शरीर बना दे, अगर फिर बाद में मुश्किल काम करना पड़े तो मुश्किल लगता है, लगता है या नहीं लगता, बस वही हालात पड़े, तभी वो डोर डोर जा रहे हैं। तो यही हमारा प्राइवेट कारण था और निजीकरण का। अब जो कंपनियां थी उसमें, अब आपने सुना होगा भी, जो प्रधानमंत्री हैं वो निजीकरण करने जा रहे हैं। निजीकरण का फायदा ही होता है, एक तो बेनिफिट बहुत आता है, उससे बेनिफिट बहुत आता है, दूसरी जो चीजें हैं उनकी देख रेख बहुत की जाती है। निजीकरण में क्या होता है, चीजों की देख रेख बहुत की जाती है, और एक बेनिफिट ज्यादा आता है। तो इसमें ये बोला गया भी, निजीकरण में क्या क्या कहा गया भी, निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें एफडीआई इनको छूट दी गई, एफपीआई इनको छूट दी गई भी, आप ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगा सकते हो, शेयर मार्केट में ज्यादा इंक्लूड हो सकते हो। पहले जो बाहर क्या था, कंट्रोल था। निजीकरण समझ में आया?
भी प्राइवेट कंपनियों को छूट दी जाए। सरकारी जो तंत्र है, जैसे मैंने तुम्हें, हम पढ़ते हैं भी, अब योजनाओं में पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी ने 1969 में क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 80 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकारी तंत्र में ले लिया बैंकों को, सरकार, बैंकों ने काम करना बंद कर दिया। बैंक क्यों चाहिए, सरकार दे रही है पैसे उनको, तो उन्होंने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। फिर ये बाद में मुश्किलें आई भी, सामने सरकार को पैसे देने पड़ रहे थे, तो सरकार ने उन्हें कहा भी आप इसमें निजीकरण कर सकते हो। ये नरसिम्हा राव ने बैंकिंग सुधार जो काम किया था ना, बाद में नरसिम्हा राव करते हैं, तो यही था भी उसमें सरकारी चीजों में मेरा कहने का मतलब है सरकारी चीजों में लोगों को, जो प्राइवेट लोग हैं उनको काम दिया जाए, उनको हिस्सेदारी दी जाए, उनमें छूट की जाए, ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो सही ढंग से चल सके। एक अर्थव्यवस्था अपनी जो वृद्धि चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था को, वो अच्छे तरीके से कर सके। क्लियर में? उसके बाद वैश्वीकरण में, उसके बाद अगर हम वैश्वीकरण की बात करें, वैश्वीकरण में बोला गया कि हमारे जो देश के व्यापार है, आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। वैश्वीकरण में क्या बोला गया कि दूसरों देशों के साथ व्यापार में बढ़ाया दिया जाए, दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जाए दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार ने समाजवाद को लेके चल रहे थे और उसको कंट्रोल इतना कर दिया था कि उन्होंने आयात निर्यात पे टैरिफ होते हैं, शुल्क होते हैं, दूसरे देशों के साथ क्या किया, दूसरों के देशों के साथ व्यापार को बढ़ाया जाए। और इसमें क्या किया, शुल्क टैरिफ, शुल्क टैरिफ है, आयात निर्यात कोटे में छूट दी जाए, आयात निर्यात कोटे में छूट दी जाए या कम किए जाए, छूट दी जाए या इनको कम किया जाए। वैश्वीकरण का क्या था भी, दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद है शुल्क टैरिफ है और आयात निर्यात कोटे हैं, उनमें सुधार किया जाए या छूट दी जाए या उनको कम किया जाए। टैरिफ होता है भी, अब एक देश जैसे निर्यात कर रहे हैं हम यूएसए को, तो उसका भी जो कोटा होता है डिसाइड होता है भी, मान लो आपको 10 ही पेन देने हैं यूएसए को, इससे ज्यादा अगर आप निर्यात कर रहे हो तो आपको कुछ पैसे देने होंगे देश को। सुन लो भी, जो टैरिफ होता है वो बोला जाता है भी आप यूएसए को निर्यात कर सकते हो, कोई कंपनी करेगी, अरे कोई पेन बना रही है, सरकार थोड़ी कर रहा है, प्रधानमंत्री थोड़ी कर रहा है पेन किसी को निर्यात, कोई कंपनी कर रही है, तो कंपनी को इतनी छूट दी जाती है। छूट क्यों दी जाती है, ताकि वो हमारे देश का क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम निर्यात करें और पैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के अंदर आए। अब पहले इनमें बहुत पाबंदी थी भी, उनमें बोला जाता है भी आपको एक फिक्स चीज का ही निर्यात कर सकते हैं, उससे अगर ज्यादा करते हैं तो आपको, मान लो 10 पेन करने के लिए हमें 1 रुपया सरकार को देना पड़ता था, क्योंकि सरकार को भी पैसा चाहिए ना। अब सरकार कहती है 10 से ज्यादा और मांग हो रही है और आप करना चाहते हो, आपके पास प्रोडक्ट हैं, तो उसके बाद आपको 2 रुपए देने होंगे, 20 के बाद अगर 30 कर रहे हो तो उसके बाद 3 रुपए हैं, ऐसे कोटे रखे जाते हैं। ऐसे क्या किया जाता है, कोई प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो उस पर क्या किया जाता है, कोटा रखा जाता है। ये तो था निर्यात का। अब बात आती है आयात की, जैसे हम चाइनीज ये पटाखे हो गए, कलर हो गया, चाइनीज जो खिलौने हो गए बहुत फेमस हमारे, तो आयात करते हैं, हमारे देश के व्यापारी करते हैं ना आयात, सामान खरीदते हैं चाइना से। अब यहाँ चाइना का ले रही हूँ क्योंकि अब एक बात हो रही है, इससे मैंने निर्यात का लेती हूँ, मैं हमेशा यूएसए का नाम लेती हूँ, तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हमारा निर्यात होता है ना देश का, वो सबसे ज्यादा किसके साथ होता है, यूएसए के साथ। अगर आयात की बात करें, मैं चाइना का एग्जांपल लेती हूँ, तो सबसे ज्यादा आयात होता है ना हमारा किस देश के साथ होता है, चीन के साथ, क्योंकि चाइना का हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, सस्ता मिलता है और हमारी पब्लिक ज्यादा है, तो कुछ पैसे भी देखे जाते हैं, उसकी कुछ कंडीशन होती है। क्लियर? उसके बाद अब सुनो,
हमारे देश के व्यापारी आयात करते हैं तो उनकी भी एक क्राइटेरिया रखा जाता है भी अगर आप कोई सामान जैसे 10 सामान ले रहे हो तब आपको इतना नहीं है, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी है। भी प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ तो एक खिलौना बनाने में लागत 50 रुपए आ रही है और वहां 20 रुपए आ रही है, और जहां अगर चाइना से सामान हम भारत लेके आ रहे हैं तो 10 रुपए का खर्चा पड़ रहा है। हमारे एक खिलौना यहाँ क्या कितने का बन रहा है, 50 का बन रहा है और वहां 20 रुपए का बन रहा है। और चाइना से हम हमारे देश में खिलौना लेके आते हैं तो उसका जो खर्चा है बीच का वो 10 रुपए और पड़ता है, तो 30 रुपए का पड़ा, 20 तो फिर भी बच गए 20 रुपए। तो उस चीज के लिए सरकार ये भी देखती है अगर कुछ सस्ता माल आपको मिल रहा है और हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, ला सकते हो, परंतु उसका एक कोटा डिसाइड किया जाता है। भी आप 10 खिलौने खरीद रहे हो तब तो आप कुछ नहीं देना, आपको मान लो नामात्र का रखा जाता है टैरिफ। अगर आप कह रहे हो भी 10 से ज्यादा 20 का रख रहे हैं तो टैरिफ क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और फिर 20 के बाद अगर 30 खरीद रही हो फिर बढ़ा दिया जाता है। समझ में आया? कोटा तो भाई कोई फिक्स, मान लो इतनी चीज आपको इतना रुपए देना होगा इतनी चीज के लिए, वो कोटा डिसाइड होता है, और जो बढ़ते हैं 20 से 30 पे गए तो जो बढ़ रहा है वो टैरिफ होता है। क्लियर है? आया समझ में? तो ये हमारे थे भी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भी इनमें क्या था रीजन, छूट दी जाए। उदारीकरण में था लाइसेंस पद्धति समाप्त कर दी जाए उद्योग, ताकि लोग अधिक से अधिक व्यापार उद्योग लगा सके, निवेश कर सके और हमारी अर्थव्यवस्था पुष्ट पोष के बढ़ सके। निजीकरण का था भी लोगों को निजीकरण कर दिया जाए, जो सरकारी तंत्र है उसमें निजीकरण को घुसने दिया जाए ताकि वो अच्छा चेंजेस कर सके। एक तो भाई किसी के प्रेशर में हम कोई काम करते हैं और एक खुले माइंड से करते हैं। आप बताएं, पढ़ते हो प्रेशर हो तब आपसे पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता। घर का कई बार होता है ना इतना प्रेशर भी हाँ करना ही है, उस टाइम नहीं होगा खुला। अगर कई बार आपने देखे होंगे बच्चे जो ऐसे आवारा फिरते फिरते जॉब लग जाते हैं, और कुछ बहुत किताबों में पूरे दिन घुसे रहते हैं, वो नहीं लग पाते क्योंकि उनपे कई बच्चों पे प्रेशर बहुत होता है, बहुत मान लो प्रेशर दिया जाता है तो वो बच्चे नहीं लगते। और जो खुले घूमते घूमते, ये नहीं है वो पढ़े परंतु उनकी ये क्या थी, ये समझते था, बिल्कुल फ्री था, तब वो लग गए। और एक उम्र का पड़ाव आ जाता, प्रेशर बढ़ता ही जाता है। ये आज तुम मान लो, आज अब तुम छोटे छोटे युवा हो, ज्यादा कोई 25 साल से कम ही है सारे लगभग, तो आपको इतना प्रेशर नहीं है। प्रेशर है मानती हूँ, वो तो बच्चे को, छोटे से बच्चे को ही हो जाता है, उसको भी खिलौने का हर चीज की मान लो प्रेशर हो जाता है। परंतु अगर आपने 6 महीने आराम से शिद्दत से सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, उसके बाद आपको आने लग गए ना, तो ये वो अलग बात होता है। 1% लक भी होता है, कई बार मेहनत के साथ क्या होता है, 1% लक भी काम करता है। 99% मेहनत होती है और 1% लक होता है। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती, फिर हम कहते हैं भी क्या पता मालिक ने इससे अच्छा लिखा। तो ये ध्यान रखना, 6 महीने मेहनत कर लो जी जान लगा के, ये ना सोचो भी दिन हो गया, सुबह होगी, रात होगी, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। और उसी चीज को जितना आपके पास मैटर है, जैसे मैं अपना बताती हूँ भी, ये नहीं मैं मेरे सब्जेक्ट का मैं कह रही हूँ, मैं तो अपने सब्जेक्ट का बता सकती हूँ ना। जैसे मैंने तुम्हें पॉलिटी करवा दी, अब कोई बच्चा यह ना है भी पॉलिटी मेरे वाली छोड़ के अब किसी और बुक से पढ़ने लग गया, नहीं, उसको बार बार पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ दो। 10 बार पढ़ने के बाद आप पॉलिटी के क्वेश्चन लगा के देखना। मैंने कहा अभी अगर आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो सकता भी 1-2 क्वेश्चन की मैं नहीं कह सकती, आपको 99% क्वेश्चन होने से मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी, मैं गारंटी देती हूँ इस चीज। हाँ, संविधान सीखना वो आपको मैटर भरा पड़ा है, यूट्यूब पे आपको जो भी मान लो उसके बारे में अच्छी जानकारी ले ली, परंतु पेपर निकालने के लिए वो ऑथेंटिक है डाटा आपके पास, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पॉलिटिकल। अब मैंने HSC का उठा रही हूँ, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बाहर के भी मैंने देखे हैं, जो बच्चे पेपर दे के है ना RPF के, वो भी बता रहे हैं हाँ मैडम उनसे आ रहा था, तो उसी को बार बार रटे। अब ये नहीं है कोई अब यूट्यूब पे भाग गए, वहां से कोई मैराथन देख ली, जितना लिख रखा है उसको बार बार पढ़े। जितना तुम बुक से थ्रू होंगे ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। यूट्यूब है गुमराह करने वाला, मैं खुद यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ पर मैं कहती हूँ वो गुमराह करने वाला। वो हाँ है, एक लेवल के बाद पहुंच जाए भी हम कुछ बैठे हैं तो देख लें उसको, जितना तुम बुक से थ्रू होंगे उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्लियर में? क्लियर है यहाँ तक?
तो ये थे हमारी वो एलपीजी थी जो 1991 में आई, और जो लेके आने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव थे उस टाइम, और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं 15वें नंबर के, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 14वें नंबर के, और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 1991 के टाइम के। क्लियर है? और जिनका हाल में देहांत हुआ है कभी? 26 दिसंबर, जिनको हम कौन सा डे मनाते हैं? वीर बाल दिवस। जिसको हम कौन सा डे मनाते हैं? वीर बाल दिवस। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे वीर, हाँ, अरे बाल दिवस किनके बेटे थे? भी किनके बेटों के जो चिन्हवा दिए गए? ये सिख के भी जो गुरु होते हैं, 10 गुरुओं में किनके बेटे थे? गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, जिनको क्या चिन्हवा दिया गया था? भी दीवार में बलिदान दे दिया था भाई उन्होंने अपने धर्म, और ये ज्यादा बड़े नहीं थे, तभी वीर बाल रखा है, भी बच्चे ही थे। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा हमने आर्थिक सुधार में अगर बात करें, सुन लो, आर्थिक सुधार का जिक्र आता है तो 1991 की एलपीजी पूछी जाती है। आर्थिक नियोजन आ जाए भारत में, लिखो अगला पॉइंट, भारत में आर्थिक नियोजन ये होता भी एक योजनाबद्ध तरीके से अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाना, ये होता है योजनाबद्ध। नियोजन का आ गया योजनाबद्ध तरीके से चलाना। तो हम 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं तो उसमें जो पढ़ा जाता है भी आर्थिक नियोजन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? लिखें भी, आर्थिक जो नियोजन है अभी भारत में, इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। 1934 में इसकी जो शुरुआत हुई वो किसने की थी? एम विश्व रेवैया भाई, ये ध्यान से पढ़ना, विश्व रेवैया, एम विश्व रेवैया ने इसकी शुरुआत की थी 1934 में। विश्व रेवैया ने जो दिया था, उन्होंने 10 वर्षीय वार्षिक नियोजन दिया था, भी 10 वर्षीय एजेंडा दिया था, भी 10 वर्ष में हमारे देश में ये इंप्रूवमेंट किया जाए, इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चलाई जाए। सिर्फ इतना ही पूछता है भी इन्होंने जो कितने वर्ष का कार्यक्रम दिया था? इन्होंने 10 वर्षीय कार्यक्रम दिया था, भी देश को चलाने के लिए कितने वर्ष का दिया था? 10 वर्षीय कार्यक्रम या योजना भी लिख सकते हो। 10 वर्ष की जो या कार्यक्रम या योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी? हाँ, एम विश्व रेवैया ने जो 10 वर्षीय कार्यक्रम जो दिया था वो किसने दिया था? एम विश्व रेवैया ने। और कब दिया? 1934 में। उसके बाद 1938 में 1938 में कांग्रेस अधिवेशन उन्नीस सौ 38 का या 38 में कांग्रेस अधिवेशन जो हरिपुरा में हुआ था, भी हरिपुरा में हुआ, और उस कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन जो हरिपुरा में हुआ उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। उसमें ये बताया गया, उसमें ये समिति बनाई गई जो योजना आयोग, राष्ट्रीय जो योजना आयोग बनाया गया, योजना जो समिति बनाई गई वो इसी में ये इस पे चर्चा चली थी भी योजना बनाई जाएगी, विदेश के लिए क्या एक योजना बनाई जाएगी जो देश को चलाने के लिए भी कितने टाइम में कैसे कैसे उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए।
तो जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसमें उसके बारे में बहस हुई भी, देश को चलाने के लिए योजना बनी। जो योजना समिति बनी उसमें इसी में बनी थी भी, योजना समिति बनी थी। योजना जो समिति कमेटी बनी थी, योजना समिति जो 1938 में गठन किया गया, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? योजना समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था भी। और उस टाइम जो योजना बनी थी ये 38 में बनी थी। इससे पहले आपको एक लाइन और ध्यान रखनी है अभी कि जो योजना बनाने का जो हमने मॉडल लिया है, किस देश को हमने मान लो अपना मॉडल किस देश के आधार पर बनाया है, तो वो रूस के आधार पर। सबसे पहले पूछे भी योजना आयोग जो बनाने वाला देश कौन सा था? रूस था भी। योजना आयोग फर्स्ट बार अपनाने वाला विश्व में रूस देश था भी। रूस क्या था? रूस देश ने विश्व में सबसे पहले जो योजना आयोग का जो कंसेप्ट अपनाया, वो विश्व में सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? रूस ने। और हमने जो मॉडल लिया भारत का, वो रूस से लिया है। भारत ने रूस से योजना आयोग का मॉडल लिया था भी किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से समिति बनाई जाए, उसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए, उपाध्यक्ष कौन होना चाहिए, कितना उसमें चेंज किया जाए, किन किन फील्ड में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। तो वो जो मॉडल लिया था हमने किस देश से लिया था? रूस से लिया था भी। योजना आयोग का जो कंसेप्ट लिया था वो किस, कल तो बहुत पहले रहे थे, मैंने कहा ना भी कार्यक्रम आए, बहुत सारे लोगों ने दिया भी 10 वर्ष का रख लेते हैं, 15 का रख देते हैं। जैसे हम एक जन आयोग पढ़ते हैं जो एम एन रॉय ने दिया, ये इकट्ठे लिखा दूंगी तुम्हें मैं लास्ट में। पर मेन जो रीजन है वो ये है भी, जो योजना आयोग लेके आने वाला वो हमने किस देश से लिया? रूस से लिया। और विश्व में पूछे योजना आयोग का जो कंसेप्ट सबसे पहले किसने अपनाया? रूस ने अपनाया। क्लियर? क्लियर में? उसके बाद अगर बात करें फर्स्ट, जैसे योजना आयोग लिख लो भाई, ये वर्क करना शुरू कब किया था? योजना आयोग, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। योजना जो आयोग आया, इस योजना आयोग का गठन किया गया था। समिति की तो हरिपुरा अधिवेशन में चर्चाएं चली थी, गठन नहीं हुआ था। इसका जो गठन हुआ वो 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भी जो योजना आयोग है वो कैसी बॉडी है, कैसा संविधान है, कैसी है? तो ये गैर संवैधानिक बॉडी है। कैसी है भी? ये योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय या संस्था है या बॉडी है, कुछ भी दे सकता है। गैर संवैधानिक ध्यान रखना है। अब सुन लो, संवैधानिक वो होता है जिसका संविधान में उल्लेख मिलता हो। संवैधानिक कौन सा होता है? जिसका संविधान में उल्लेख मिलता हो। जिस संस्था का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है उसे क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक बोलते हैं। जिस संस्था का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है उसे क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक बोलते हैं। संवैधानिक किसको बोलते हैं? जिनका संविधान में उल्लेख हो। जैसे अगर मैं बात करूं, सुनना है तो लिखना नहीं है, वित्तीय आयोग, वित्त आयोग बोल देते हैं, वित्तीय आयोग, वित्त आयोग।
वित्त आयोग जिसका हम पढ़ते हैं भी आर्टिकल, मैंने तुम्हें पोलिटी में बताया था 280, वित्त आयोग का जिक्र करते हैं आर्टिकल है 280 में, जो पैसे का लेन देन भी सरकार कितने किनको देगी। तो वित्त आयोग कैसी बॉडी है? संवैधानिक। वित्त आयोग कैसी है? संवैधानिक, जिसका संविधान में जिक्र है आर्टिकल में, और जिनका कोई आर्टिकल नहीं है, कोई संविधान में जिक्र नहीं किया गया, वो कैसी है? गैर संवैधानिक। कोई समस्या? ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब बता दोगे? अब बता दोगे? अब तुम्हें अंतर पता चल गया ना गैर संवैधानिक और संवैधानिक में। जिसका संविधान में जिक्र है वो संवैधानिक है, जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है वो क्या है? गैर संवैधानिक है। ये कैसे निकाय है? गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक संस्था है। और जो कब इसका गठन किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इस योजना आयोग का जो प्रारूप जो तैयार किया गया, संरचना बनाई गई भी, कितने इसमें मेंबर होंगे, कैसे कैसे चलेगा, तो इसका प्रारूप तैयार करने वाला योजना आयोग का प्रारूप है जो तैयार किया था वो किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। जो योजना आयोग का प्रारूप जो ढांचा तैयार किया वो किसने किया? पीसी महालनोबिस ने किया। योजना आयोग का जो ढांचा तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, वो किसने किया? पीसी महालनोबिस ने किया। और पीसी जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। तो इतना ध्यान रखना है भी, अगर पूछ ले भी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है? तो इसका लिखो भी, योजना आयोग का फर्स्ट है अध्यक्ष भी, योजना आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष भी। फर्स्ट अध्यक्ष कौन था भी? क्योंकि उस टाइम जो हमारे देश आजाद हुआ 51 से शुरू हो गई थी फर्स्ट योजना, तो उस टाइम कौन थे भी? पंडित है जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित है, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे भी? पंडित है जवाहरलाल नेहरू भी। फर्स्ट है योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है भी, तो लिखिए भी फर्स्ट है उपाध्यक्ष। फर्स्ट जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका जो प्रारूप तैयार करने वाला वो कौन था? पीसी महालनोबिस था। इसका गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। ये कैसी बॉडी है? ये गैर संवैधानिक निकाय या संस्था है। क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? कुछ का आगे करें? चल लिखो। फर्स्ट योजना, फर्स्ट है फर्स्ट है 5 ईयर प्लान पे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं, ऊपर मेन टॉपिक नाम डाल लेना। क्या पढ़ रही है? पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग का क्या काम क्या था? पंचवर्षीय योजना का एजेंडा तैयार करना। ऊपर लिख लो पंचवर्षीय योजना।
पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। जिसमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक चला था। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक चला था। अब आगे मैं तुम्हें ये तारीखें नहीं लिखूंगी भी, आपको ध्यान रखना है कोई भी 5 ईयर प्लान आता है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1 अप्रैल से, और खत्म कहाँ हुई, 31 मार्च तक। सन बदले जाएंगे, ठीक है। आगे हम सन लिखेंगे, तो ध्यान रखना है कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भी, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, वो सन के साथ कई बार तारीखें भी दे देता है आगे पीछे करके भी, 1 मई से इतना, 1 जुलाई से इतना। तो ध्यान रखना है शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और खत्म है 31 मार्च, जैसे वित्तीय वर्ष हमने ध्यान रखा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था, इसका जो मॉडल प्रारूप जो तैयार किया, इसका जो मॉडल तैयार किया वो किसने किया था, किस मॉडल पर आधारित है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फेरेड डोमर मॉडल पर आधारित है। फेरेड डोमर मॉडल पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आधारित था। मॉडल पर आधारित कौन से मॉडल पर आधारित था, फेरेड डोमर मॉडल। फेरेड डोमर मॉडल पर आधारित था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। फर्स्ट और सेकंड का जरूर पूछा जाता है, बाकी का पूछे या ना पूछे, ये दो ऐसी योजना है जिनका मॉडल पूछता ही पूछता है। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर आधारित था, फेरेड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्लियर है। सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया इस योजना में वो कृषि पर किया गया। में पूछ लेता है इस योजना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लिखो। उद्देश्य क्या था, कृषि को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, कृषि को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। बढ़ावा देना सीधा ही लिखना चाहो तो कृषि पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया, कृषि पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया, कृषि पर बल दिया गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भी। और ये जो योजना रही थी वो सफल रही थी। जितनी इसकी लक्षित दर रखी गई उससे ज्यादा, जैसे इसकी जो लक्षित दर रखी गई तो वो 2.1 रखी गई। लक्ष्य दर लिख लो, एग्जाम में रियल केस अभी नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है, लिखना चाहो क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जैसे पीजीटी का है, एसएसटी का है, आगे जो असिस्टेंट के पेपर देते हैं उसमें जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो लक्ष्य दर रखी गई, लक्ष्य दर होती है भी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रहेगी। जैसे हमने जीडीपी पढ़ लिया ना भी, जो लक्ष्य दर है वो हमारी जीडीपी किस ग्रोथ से बढ़ेगी, तो इसमें लक्ष्य दर रखी गई थी वो 2.1 रखी गई थी, परंतु इसकी लक्ष्य दर जो हमें प्राप्ति हुई वो 2.6 से हुई थी। भी हमारी जो जीडीपी बढ़ी वो हमने लक्ष्य तो रखा था भी ये 2.1 के हिसाब से बढ़ेगा, परंतु जो हमारी जीडीपी की दर बढ़ी गई वो किस रेट से बढ़ी, 2.6% से बढ़ी थी। क्या 3.6? एक बार तो लिख लो, मैं देख के बता दूंगी। एक बार तो ये लिखो, मैं कल पूरा प्रॉपर देख के बता दूंगी। जो इनकी लक्ष्य दर रखेगी वो 2.6 रखेगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा है, मैं आपको कल क्लियर कर, ठीक है। 2 इसकी लक्ष्य दर रखी, परंतु इन्होंने ग्रोथ किया वो 2.6% से किया था। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया? तुम्हें एक बार समझना है, ये डाटा मैं चेंज करवा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्य दर रखी गई वो कम रखी गई, परंतु ग्रोथ किया वो अधिक दर से ग्रोथ किया। तो ये योजना कैसी मानी गई थी, सफल योजना मानी गई थी। कैसी मानी गई थी, सफल योजना मानी गई थी। क्लियर है। इसमें अगर कृषि पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया तो इसमें 3 बांध जो सिंचाई के लिए, कृषि सिंचाई के लिए 3 बांधों का निर्माण किया गया इस योजना के अंतर्गत। वो लिखिए, सिंचाई के लिए
सिंचाई के लिए बांध बनाए गए थे। 3 बांध बनाए गए थे, वो हम अब एक एक करके चर्चा करेंगे। एक लिखे भाखड़ा बांध। सिंचाई के लिए जो बांध बनाए गए, इसमें फर्स्ट बांध था भी भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध भी, जो भाखड़ा बांध बनाया गया था वो कौन सी नदी के किनारे बनाया गया था भाई? सतलुज नदी के। कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। और ये कहाँ बना है भाई? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बना ये? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध कौन सी नदी के किनारे बना? सतलुज नदी के। कहाँ बना? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है भाखड़ा बांध कहाँ बना, कौन सी नदी के किनारे बना? सतलुज नदी के। और कहाँ बना? हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा बांध के जो निर्माता है किसे कहा जाता है? भाखड़ा बांध के निर्माता किसे कहा जाता है? भाखड़ा बांध के निर्माता किसे कहा जाता है? हाँ जी, हरियाणा के कौन थे भाई? हरियाणा के सर छोटू राम को। भाखड़ा बांध के निर्माता किसे कहा जाता है? हरियाणा के सर छोटू राम को। और सर छोटू राम का हरियाणा से, रोहतक से, गढ़ी सांपला से उनका संबंध था। और गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। और वही सबसे बड़ी उनकी प्रतिमा लगाई गई है। ये भी इसके साथ ऐड कर लो, लिख लो, हरियाणा जीके में पूछ सकता है कि जो सर छोटू राम का संबंध कहां से था हरियाणा में? रोहतक से, गढ़ी सांपला से था। और अब सांपला का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया? सर छोटू राम नगर कर दिया गया। छोटू राम नगर सीधा ही कर दिया गया। और जो छोटू राम नगर किया गया है, वहां ही सबसे बड़ी जो छोटू राम की प्रतिमा लगी है, फोटो जो लगाई गई है सबसे बड़ी, वो वहीं लगाई गई है। ये भी ध्यान रखना। क्लियर में? क्लियर है? उसके बाद अगर सेकंड बांध की बात करें, हीराकुंड बांध भी। कौन सा भी? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी के किनारे है भी? महानदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भी? महानदी के। और कहाँ पड़ता है भी? ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भी? ओडिशा में पड़ता है। हीराकुंड बांध है कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे बनाया गया। और कहाँ पड़ता है भी? ओडिशा में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला भी। और ओडिशा की राजधानी? भुवनेश्वर भाई। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है भाई। और पीछे ये 23 में हुए थे क्या ग्रुप डी के एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि जो कलिंग है क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ पूछना? सुन लो, पीछे जो ग्रुप डी का एग्जाम था तो ये पूछा गया था भी कलिंग जो है वो कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। अशोक के, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो अशोक का जो कलिंग युद्ध हम पढ़ते हैं, तो वो कलिंग कहाँ पड़ता है? 261 ईसा पूर्व हुआ था। वो कहाँ पड़ता है? अभी कलिंग कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। इसके लिख लो, याद रहेगा ये। कलिंग उसमें पूछा गया था कि कलिंग जो युद्ध लड़ा गया वो कहाँ था, वो भूमि कहाँ थी? तो वो कहाँ थी? ओडिशा में थी। ठीक है। उसके बाद थर्ड लिखो, बस ये क्लास है, अभी लिख कल पढ़ेंगे। दामोदर बांध भी। कौन सा भी? दामोदर बांध। दामोदर बांध कौन सी नदी के किनारे है? दामोदर नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है भी? ये झारखंड, वेस्ट बंगाल में। झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल। दामोदर बांध है वो कौन सी नदी के किनारे है? दामोदर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे हैं? दामोदर नदी के किनारे है। और कहाँ पड़ता है ये? झारखंड और वेस्ट बंगाल में। झारखंड की राजधानी भी रांची और वेस्ट बंगाल की कोलकाता। तो ये आपकी फर्स्ट योजना थी भी। उसके बाद जो मैंने इसमें जो तुम्हें एक बात बताई, ये इतना ही दिया जाता है भी भाखड़ा बांध
जो फर्स्ट योजना के अंतर्गत जो बांध बनाए गए, कौन कौन से बनाए गए? भाखड़ा बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध बनाया गया और दामोदर बांध बनाया गया। ये मैंने तुम्हें साथ लिखाने का काम किया ताकि कई बार पूछ सकता है कि भाखड़ा बांध कौन सी नदी के किनारे है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी के किनारे है और दामोदर बांध कौन सी नदी के किनारे है। फिर इनके भी कहाँ कहाँ ये पड़ते हैं, ये मैंने तुम्हें, बाकी तुम्हें बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा इसमें, परंतु ये पूछता है एग्जाम में भी कौन कौन से बांध फर्स्ट योजना के अंतर्गत बनाए गए। तो कौन कौन से? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर बांध। और इस योजना का जो कौन से मॉडल पर आधारित है? हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित है। और किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया? कृषि पर किया गया। क्लियर है? इतना ही पूछता। कल हम इनकी कंटिन्यू क्लास करेंगे, जैसे भी आने वाले टाइम मंडे को कंप्लीट कर देंगे हम बच्चे। थैंक यू।